पाकिस्तानी हकीमों ने गधे के जिस्म से मर्दों के लिए ऐसी कौन सी दवाई तैयार की है जिसकी कीमत लाखों में है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तरक्की हो गई है। नित नई किस्म की अद्वियात तैयार की जाती हैं और ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए दवा तैयार कर ली गई है जो पहले लाइलाज करार दी जा चुकी थी। इस हिसाब से आज का इंसान बहुत फायदे में है। मेरी शादी हुई तो शादी की रात शौहर कमरे में ना आए। मैं बड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं मेरा शौहर कहाँ है, कब आएगा। घंटे पर घंटा गुजर रहा था मगर शौहर का कुछ अता पता न था। जाने कहाँ था, रात के 3 बज गए और शौहर 3 बजे के बाद जाकर कमरे में आया तो मेरा मूड सख्त खराब हो चुका था। इतने इंतजार के बाद उसका आना हुआ था। मैं ऐसी ही थी, जो मेरे दिल में होता वही मेरे चेहरे पर नजर आ जाता। शौहर आया तो मैंने उससे मुंह फेर लिया। उसका देर से आना मुझे बिल्कुल पसंद ना आया था। शादी की जब पहली रात शायद कोई लड़की इस तरह की हरकत करती हो, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर थी, इसीलिए अपनी नाराजगी का इजहार कर बैठी थी। मेरे शौहर ने आकर मेरी शक्ल देखी तो वो समझ गया कि मैं उससे नाराज हूँ। कहने लगा, मेरा काम ऐसा ही है कि दिन तो दिन रात को भी काम करना पड़ता है, इसीलिए तुम बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम्हें मेरे साथ इसी तरह जिंदगी गुजारनी है, देरी वगैरह हो जाया करेगी और ये बात मामूल में शामिल रहेगी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा भी कौन सा काम करते हैं जो आप दिन रात लगे रहते हैं, शादी की पहली रात भी इस काम में लगे रहे। ये सवाल मैंने शादी से पहले कई दफा अपनी अम्मा से भी किया था, लेकिन अम्मा ने कहा था बस लड़के का अपना फार्म है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा कुछ जानवर पाले हुए होंगे, इन्हीं की देखभाल करते होंगे। लेकिन अब जब मेरे शौहर ने कहा कि इसे रात को भी काम पर जाना पड़ता है तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने पूछा कि अगर फार्म पर रात को आपका क्या काम है, जानवर तो सो जाते होंगे, तब कौन सा काम करना होता है वहां रुक के। मेरा शौहर हंसकर कहने लगा कि हाँ, जानवर तो सो जाते हैं, लेकिन रात के वक्त हम जानवरों की सप्लाई करते हैं। सप्लाई का काम तकरीबन सारे रात के वक्त ही निपटाना पड़ता है। बस इसीलिए कुछ काम देखना पड़ता है और काम तो काम होता है, हर हाल में करना होता है। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, काम काम और बस काम ही होता है। शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। महंगाई का दौर था और उस वक्त तो नौकरी और काम इंसान के लिए हद से ज्यादा जरूरी हो चुका है। मेरे अब्बा भी अपनी नौकरी पे यही कहकर कोई छुट्टी नहीं करते थे कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। मेरे शौहर भी अपनी जगह ठीक ही कह रहे थे। खैर, शादी की रात मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह गुजारी, मोहब्बत भरी बातें भी की और मुझे अपने होने का एहसास भी दिलाया। मगर मेरी नाराजगी दूर हो गई। मैं खुश थी कि बैठी बिठाई मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। मेरे शौहर में कोई कमी नहीं थी, अच्छा भला था, घर बार भी काफी बड़ा था, हर तरफ से खुशहाली थी। शादी के अगले दिन मैं रस्म के मुताबिक वापस अपने घर गई तो मेरी फुफ्फो आई हुई थी। मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए क्या लड़का चुनकर लाई है। क्या ही कहने, हम तो शादी से पहले पूछते ही रहे लड़का क्या करता है, क्या कमाता है। तुम्हारी माँ ने मुंह ना खोला। वो तो शादी के दिन हमें पता चला कि तुम्हारा शौहर क्या काम करता है। तुम्हारी माँ ने तो बताना भी गवारा ना किया। फुफ्फो की बात सुनकर मैं हैरान हुई और कहा, ऐसी भी क्या बात है, मेरे शौहर का अपना फार्म है, पैसे वाले हैं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। अम्मा ने आपको ये बात पहले बता दी थी, छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है जो आप इस तरह कह रही हैं। मेरी बात सुनकर पप्पो का कहका बुलंद हुआ और कहने लगी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे शौहर का किस चीज का फार्म है, बताया नहीं उसने तुम्हें। पप्पो की बात सुनकर मैं चौंकी और मैंने कहा, पप्पो, फार्म जानवरों का ही होता है, गाय वगैरह ही पाली होंगी, और क्या हो सकता है। अच्छा काम है, अपना कारोबार है, घर बड़ा है, खाते पीते लोग हैं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। ये भी एक अच्छा कारोबार ही है, मुझे तो कोई कबाहत नजर नहीं आती। पप्पो कहने लगी, चलो, जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम बोलने वाले कौन होते हैं। वरना तुम्हारी माँ ने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा दामाद भी भला कोई तलाश करता है क्या। ऐसा दामाद तो आज तक हमारे खानदान में ना आया और ना ही आ सकता है। कम से कम इंसान जात पात और लड़के का काम तो देखता ही है। तुम्हारी माँ ने तो बस आंखें बंद करके तुम्हें रुखसत कर दिया, ना खानदान का सोचा और ना ही तुम्हारी अपनी इज्जत का। ये कहकर फुप्पो चली गई तो मैंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा मुझसे नजरें चुराती कामों में मसरूफ हो गई और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई कि कोई तो बात ऐसी है जिसका मुझे इल्म नहीं है। इस सब में मेरी इज्जत की बात कैसे आ गई। मैं अम्मा के पीछे बावर्ची खाने में पहुंची और अम्मा से कहा, ये फुप्पो क्या कह रही थी, शहजाद का किस चीज का फार्म है जो फुप्पो की नाक कट गई है और बात मेरी इज्जत पर आ गई है। इतने अच्छे तो लोग हैं, पता नहीं फुप्पो को हर बात में क्या परेशानी लग जाती है। हर चीज में कीड़े निकालने होते हैं। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ है तब से तो फुप्पो की जुबान को लगाम ही नहीं रही। मुझे फुप्पो पर भी बहुत गुस्सा था कि उन्होंने ऐसी बातें की क्यों, और अपने शौहर शहजाद को काम को जानने का तजस्सुस भी हो गया था। क्या मुझसे कुछ छुपाया गया था। अम्मा ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, फुप्पो की बातों को ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी फुप्पो इतनी ही तुम्हारी सगी होती तो अपने बेटे का रिश्ता ले आती। इस वक्त तुम्हारी फुप्पो को ना ही हमारा खानदान याद आया था और ना ही हमारा एहसास था। अब जब तुम अच्छे लोगों में चली गई हो तो उन्हें बस बातें बनाने के लिए मौका मिल गया है। बस जलन और हसद के मारे ऐसी बातें बना रही हैं। तुम फुप्पो की बातों को ज्यादा मत सोचो और अपने शौहर के घर में एक अच्छी जिंदगी गुजारो। लोगों की बातों पर कान न धरो। अम्मा ने घुमा फिराकर मेरी बात का जवाब दिया और मैं भी इनकी बातों में आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे, सब मेरा ख्याल रख रहे थे। शहजाद ने भी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि पप्पो को मुझसे हसद हो गया होगा। वो तो समझती थी कि हम सारी जिंदगी बस ऐसे ही गुजार देंगे, न कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा और न कभी हमारे हालात बदलेंगे। वो तो यही आस उम्मीद लिए बैठी थी। अब जबकि मेरी शादी धूमधाम से शहजाद के साथ हुई
तो शायद यही बात उन्हें हजम ना हुई और बातें बनाना शुरू कर दी। किसी तरह तो उन्हें अपने अंदर के बोझ को निकालना ही था। हमारी शादी को 15 दिन हो गए थे। इन 15 दिनों में मैंने देखा था कि मेरे शौहर शहजाद अपने काम को लेकर बहुत मेहनत करते थे। सुबह होते ही घर से निकल जाते और अक्सर रातों को भी घर से बाहर होते थे। अपने काम से बहुत हद तक मानूस थे। मेरे पूछने पर कहते हैं कि फार्म का काम ही ऐसा है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जरा सी गलती से सारे जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही बहुत एहतियात से चलते हैं ताकि बाद में नुकसान से बचा जा सके। और फिर एक दिन मेरे शौहर कहने लगे, मुझे शेखुपुरा जाना है। मैंने हैरत से कहा, शेखुपुरा? वहाँ कौन है? वो कहने लगे, बस फार्म के सिलसिले में जाना है, वहाँ कुछ माल सप्लाई करना है। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो कहने लगे, तुम्हारा क्या काम है? मैं वहाँ अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, बस वहाँ अच्छे दाम लग रहे हैं, बस जाकर अपना माल फरोख्त करना है और वापसी करनी है। ये सुनकर मैं एक दफा फिर अपना मुंह बना चुकी थी और नाराज होकर बैठ गई। मुझे उनकी ये बात सख्त नामाकूल लगी थी। ले जाते साथ तो क्या ही हो जाता था। शहजाद कहने लगे, रानी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ये मेरा काम है, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। शेखुपुरा से वापस आऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, तब हम सिर्फ घूमने जाएंगे। ये तो कारोबारी सफर है। लेकिन मैं ना मानी और मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास को भी ये बात पता चली तो वो भी कमरे में आ गई। मुझे समझाने लगी कि रानी, काम के मामले में ऐसा करोगी तो नुकसान उठाओगी। मेरे बेटे के काम से ही ये घर चलता है, इसमें कोई खलल नहीं डालो तो ही बेहतर है। मैंने अपनी सास से कहा, अम्मा, मैं कौन सा काम में खलल डाल रही हूँ? बस साथ चलने की ही तो बात कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? पूरा एक दिन मैंने मुंह बनाकर ही गुजारा। मेरी आदत ही ऐसी थी कि सीधी बात पर अटक जाती तो पीछे न हटती। जो मेरे मुंह से निकल जाता उसे पूरा करने के लिए मैं भूख हड़ताल पर भी उतर आती। और अभी भी मैंने यही किया था। शादी के बाद भी मेरी आदतें नहीं बदली थी। शहजाद के निकलने का वक्त हुआ तो वो परेशान हो गए। कहने लगे, रानी, कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खाने से क्या नाराजगी है? मैंने खफगी से मुंह फेरा तो वो मेरे पास आके बैठकर कहने लगे, देखो, मैं वहां तुम्हें वक्त नहीं दे सकूंगा, मुझे वहां कुछ लोगों से मिलना है। तुम होटल के बंद कमरे में क्या करोगी? मैंने कहा, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन साथ जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, साथ ही जाऊंगी। बिलाखिर वो मान गए और मुझे लेकर निकल पड़े। हमारे आगे मवेशियों का ट्रक था और पीछे हमारी गाड़ी। लेकिन जब मेरी नजर गाड़ी से ट्रक में पड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने हैरत से कहा, शहजाद, ये क्या है? आपने तो कहा था कि आप अपने माल लेकर दूसरे शहर जा रहे हैं। शहजाद कहने लगे, हाँ, तो मैंने गलत क्या कहा था? ऐसा ही है। मेरी आंखें हैरत से फट गई। मैंने चीखते हुए कहा, ये कैसा मजाक है? क्या ये फार्म के जानवर हैं? ये तो गधे हैं, इनका क्या काम है वहाँ? शहजाद कहने लगे, हाँ, मेरे फार्म में गधों की ही फार्मिंग होती है। मैं गधों का ही ख्याल रखता हूँ और इन्हीं की सप्लाई करता हूँ। शहजाद की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने कहा, शहजाद, गधा कोई खास चीज तो नहीं है जो इसे इस तरह सप्लाई करना पड़े, इनका ख्याल रखना पड़े। खुलेआम शहर में कितने नजर आते हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगे, वो पुरानी बात थी, अब तो गधा भी बहुत खास हो गया है, बल्कि खासुल खास। अब तो इसकी भी फार्मिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़े बीमार पुरान पैमाने पर इनकी फार्मिंग शुरू की जा चुकी है। ये तो चाइना तक भेजे जा रहे हैं, दूर दूर के ममालिक में भी। क्या तुम्हें इल्म नहीं है? इनकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई और मुझे समझ आ गया कि पप्पू का क्या कहना था, वो क्या कहना चाह रही थी। मेरा शौहर गधों की अफजाइश कर रहा था और बात वाकई मेरी इज्जत पर आ गई थी। मुझे ये सोचकर ही शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर मेरी सहेलियों को पता चला कि मेरा शौहर क्या काम करता है तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरा सर तो ये सारी बात सोचकर ही शर्म से झुक गया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि शादी में आधे लोग मुंह छुपा छुपा कर क्यों हंस रहे थे और क्यों कुछ लोगों ने आकर मुझसे ये तक पूछा था कि तुम्हारा शौहर क्या करता है। इस वक्त मैंने लाइलमी का इजहार कर दिया था। जाहिर सी बात थी, मुझे तो इस बात का इल्म ही ना था। मगर अब जब पता चला था तो मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शौहर कभी सारे जानवर छोड़कर गधे की फार्मिंग करने का ही शौक उठा था। क्या ही अजीब कारोबार था इनका। भला गधे किस काम के आने थे? यही बात मैंने जब शहजाद से पूछी तो वो कहने लगे, मुझे नहीं मालूम कि किस काम आते हैं और किस काम नहीं आते, बस मुझसे बहुत महंगे दामों खरीदे जाते हैं, इसलिए मैं इनको फार्म में पालना शुरू कर चुका हूँ। अच्छी खासी कमाई हो जाती है इनको सप्लाई करने से। मैंने हैरत से पूछा, शहजाद, कौन बेवकूफ ये गधे खरीदता है? तो वो हंसकर कहने लगे, मुझसे तो शेखोपुरा के हकीम खरीदते हैं, इन्हीं को देने जा रहा हूँ। बड़े अच्छे दाम मिलते हैं, एक एक गधा 30-30 हजार में फरोख्त होता है। जबकि इनको पालना पोसना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है और बस। शहजाद की बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। कभी लगता कि वो झूठ कह रहे हैं तो कभी लगता वो सच कह रहे हैं। लेकिन ये कैसा सच था? हकीमों का गधों से क्या वास्ता था? ये बात तो मैं कभी भी सुन नहीं सकी थी कि गधों की भी खरीदो फरोख्त होती है। मुझे तो गधे की आवाज ही से चिढ़ आती थी। कहाँ ये इन्हें पाला जाए, इनकी अफजाइश की जाए, इनका ख्याल रखा जाए। खैर, हम शेखुपुरा पहुंच गए। मुझे शहजाद ने होटल में छोड़ा और खुद हकीमों के पास चले गए। शाम के वक्त वो वापस लौटे, तब तक मैं बहुत बेजार आ चुकी थी। मैंने कहा, अब तो इतना लंबा चले गए। वो कहने लगे, काम में वक्त तो लगता है, चलो मैं तुम्हें शहर घुमा लाऊं। हम दोनों शहर घूमने के लिए निकल गए। शेखुपुरा में कुछ खास जगह तो हमें पता नहीं थी, बस हम ऐसे ही जो कुछ नजर आता खरीद लेते थे। मैंने शहजाद से वापसी का पूछा तो वो कहने लगे कि हकीमों ने 3 दिन के बाद पेमेंट का कहा है। अभी हम 3 दिन यहीं रहेंगे, तीसरे दिन पेमेंट लेकर वापस चले जाएंगे, इसलिए हमें घूमने के लिए 3 दिन मिल गए हैं। तुम भी खुश हो जाओ, वक्त मिल गया है यहाँ रुकने का। मैंने कहा, देखें, अच्छा हुआ मैं साथ आ गई, आपके बगैर मैं इतने दिन कैसे रहती। दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे और तीसरे दिन जब शहजाद पेमेंट लेने के लिए निकले तो मैंने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ, वहीं से ही घर चलेंगे। मैं बहुत थक चुकी थी और अब वापस घर जाना चाहती थी।
शहजाद को भी मेरी बात मुनासिब लगी तो वो भी मुझे साथ लेकर निकल गए। हम हकीम के दवाखाने पहुंचे तो वहाँ काफी रश था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि सब मर्द थे, कोई खातून मुझे वहां नजर ना आई। हालांकि अमूमन मर्दों की निस्बत औरतें ऐसी जगहों पर धक्कम पेल कम करती नजर आती हैं, और मर्द वहां ऐसे लाइन लगाए हुए होते हैं जैसे कुछ मुफ्त बट रहा हो। शहजाद तो सीधे ही अंदर चले गए, मुझसे रहा ना गया तो मैं भी इनके पीछे पीछे गाड़ी से उतरकर चल पड़ी। शहजाद हकीम के पास बैठे थे, मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे, तुम क्यों आई हो? गाड़ी में बैठ जाओ जाकर। बस मैं आ रहा हूँ, इंतजार करो जाके। लेकिन हकीम ने मुझे देख लिया था, उसे जल्दी से कुर्सी आगे की और अपने पास काम करने वाले लड़के से कहा, भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। फिर शहजाद से कहने लगा, इतनी दूर से तुम पहली दफा भाभी के साथ यहाँ आए हो, हमें बताते तो सही, हम कोई दावत ही कर देते। ये सुनकर शहजाद शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैं तो काम के सिलसिले में आया था, बस ऐसे ही मेरी बीवी भी साथ आ गई। हकीम साहब ने मरीजों को कुछ देर के लिए बाहर ही रोक दिया था। मैंने हैरत से हकीम साहब से पूछा कि आप सिर्फ मर्दों का इलाज करते हैं, यहाँ कोई औरत नजर नहीं आ रही? हकीम साहब कहने लगे, मर्दों के इलाज में ही मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, और फिर जो दवा मैं बनाता हूँ वो खासकर मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। इसलिए औरतों का यहाँ कोई काम नहीं, वो यहाँ का रुख नहीं करती। अलबत्ता इक्का दुक्का जो आ जाती है मैं उन्हें दवा दे देता हूँ। अभी मैं और हकीम साहब बात ही कर रहे थे कि शहजाद का फोन बजने लगा। शायद दूसरे हकीम का फोन था। वो फोन उठाकर बाहर निकल गए और मुझे बैठने रहने का इशारा कर दिया। मैं भी कोल्ड ड्रिंक पकड़कर बैठी थी। शहजाद के जाते ही मुझे मौका मिल गया और मैंने हकीम साहब से वो सवाल पूछ लिया जो मेरे दिल में मचल रहा था। मेरी बात सुनकर हकीम साहब मुस्कुराए और कहने लगे, वैसे तो ये राज की बात है, लेकिन अब तो आप शहजाद की बीवी हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। और फिर हकीम साहब ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे यकीन ही ना आया। मैंने कहा, ये कैसे होता? तो एक अब तक दुनिया में गधे नापैद हो चुके होते। मेरी बात पर हकीम साहब ने जोरदार कहका लगाया और कहने लगे, दरअसल ये बात पहले किसी को मालूम नहीं थी, और अब जब मालूम हुई है तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब गधे वाकई नापैद हो जाएंगे। अब खास हैं तो कल को नापैद भी हो सकते हैं, लेकिन सारी बात ये है कि जैसे गधों का इस्तेमाल सबको पता है और उससे दवा बनाई जाती है, वही सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकता है। बाकी लोगों के लिए तो ये महज एक आम सा जानवर है, वो इससे कुछ खास फायदा नहीं उठा सकते। हकीम साहब धीरे धीरे मेरी तरफ झुके और कहने लगे, बेटी तुम कहो तो शहजाद को भी ये दवा दे दूं, तुम लोगों को भी काम आएगी। उनकी बात सुनकर मैं झीम सी गई और पीछे हटते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हकीम साहब। हकीम साहब खामोश हो गए और इतने में शहजाद वापस आ गए। कुछ देर हम बैठे और पैसे लेकर वापसी के लिए निकल पड़े थे। मैं खामोशी से थी, कोई बात वगैरह नहीं कर रही थी, सिर्फ हकीकत जानने के बाद किसी सोच में गुम हो गई थी। मुझे खामोश देखकर शहजाद कहने लगे, क्या हुआ है हकीम साहब से ऐसी क्या बात हो गई तुम्हारी जो बोलती ही बंद हो गई है तुम्हारी? मुझे बहुत ज्यादा बातें करने की आदत थी, मुझसे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहा जाता था, इसलिए मेरी खामोशी को शहजाद ने बहुत महसूस कर लिया था। मैंने शहजाद को बताया कि हकीम साहब गधों का क्या इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर वो कहने लगे, हाँ मुझे मालूम है, मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मैंने खुद तुम्हें नहीं बताया था। मुझे तुम्हें ये सब बताना मुनासिब नहीं लगा था, इसीलिए नहीं बताया था, लेकिन तुम भी हर बात की बाल की खाल ही उतारने बैठ जाती हो, जाने नहीं देती किसी भी बात को। हम वापस चले आए थे। अब मुझे शहजाद के काम से शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। वो बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और उन्हें इस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। हमारे घर में किसी तरह की तंगी नहीं थी और ना ही शहजाद की मोहब्बत में कोई कमी थी। तो फिर मैं भला बिला वजह बात पर झगड़ा कर देती? लोगों का तो काम ही ये बातें बनाना होता। वो तो किसी को भी खुश नहीं देख सकते, इसीलिए जली कटी सुनाकर बदजन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन हमारी शादी को 1 साल गुजर गया और हमारी औलाद ना हुई तो मेरी सास ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अब बच्चे के लिए किसी डॉक्टर को दिखा लो, बेहतर यही रहेगा, चेकअप करवाओ, पता तो चले आखिर मसला क्या है, औलाद क्यों नहीं हो रही। इधर से रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना होता तो पहला सवाल ही औलाद के मुतल्लिक किया जाता, और मैं खामोश हो जाया करती थी। मुझे खुद भी औलाद की कमी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर के पास का रुख किया। मैं जानती थी कि यह बात मेरे शौहर की मर्दानगी पर एक सर की तरह है कि मैं अपना नहीं बल्कि इसका इलाज करवाऊं। इसीलिए मैं भी खामोश हो गई। उनको मजबूर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन औलाद की जरूरत किसे नहीं होती। मुझे भी औलाद की बहुत ख्वाहिश हो रही थी। फिर लोगों के मुंह भी तो बंद करने थे। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दफा फिर मेरे शौहर शेखपुरा हकीम के पास जाने लगे। मैं भी जिद करके इनके साथ गई क्योंकि मुझे इस हकीम से मिलना था जिसने मुझे खुद ही ऑफर की थी। आज मेरे शौहर के लिए मुझे इस दवा की जरूरत पड़ गई थी। सिर्फ यही एक हल बचा था मेरे पास, लेकिन बात ये मैं शहजाद को बताना नहीं चाहती थी। शायद वो ये बात हकीम साहब या किसी और के सामने करना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब शहजाद इत्तफा भी पेमेंट लेने के लिए गए तो मैं इनके साथ पहुंच गई। हकीम तो मुझे देखते ही पहचान गया था। उसने बड़ी इज्जत से मुझे बिठाया, हाल अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में लग गया। मुझे इंतजार था कि कब मेरा शौहर यहाँ से वहां होता और मैं हकीम से दवा की बात करती। शौहर के सामने तो बात करना मुश्किल सा था। दरअसल वो हकीम ऐसे मर्दों के लिए दवा बनाता था जो किसी न किसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते थे, और इसी कमी की वजह से बाप नहीं बन सकते थे। मेरे शौहर को मर्दाना बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स की कमी थी जिसकी वजह से उनके स्पर्म्स की ताकत में काफी कमी आ गई थी, और उसे दूर करने के लिए उन्हें दवा की जरूरत थी। लेकिन उनकी मर्दानगी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि वो मेरे साथ किसी ले डॉक्टर के पास जाते और लोगों को ये बात पता चलती। जाहिर है ये बात इतनी जाहिर करने वाली थी ही नहीं। काफी देर हो गई थी, शहजाद ने पेमेंट भी ले ली थी, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं मिला था कि मैं हकीम साहब से बात करती और दवा लेती। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हकीम साहब को इशारे में समझाया कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने खुद शहजाद से कहा कि तुमने जो माल भिजवाया है उसमें से कुछ मसला लग रहा है, तुम जाकर चेक कर लो। शायद 1-2 गधे बीमार हैं, कहीं इनकी वजह से दूसरे गधे भी बीमार ना हो जाएं। तसल्ली कर लो जाकर एक बार।
تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے۔ یہ سنتے ہی شہزاد فوراً گھبرا اٹھے اور کہنے لگے یہ تو بڑی مسئلے والی بات ہو جائے گی، میں پہلے ہی دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اپنے کاروبار کو لے کر محتاط ہی اتنے تھے۔ فوراً سے اٹھ کر سارا دھیان سپلائی کے کام کو چیک کرنے پر لگا دیا۔ ان کے جاتے ہی میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ مجھے دوا کی ضرورت ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے، جو بھی میرے شوہر کا مسئلہ تھا۔ میں نے حکیم صاحب کو بتایا، لیکن اپنے بھائی کے نام پر، تاکہ میرے شوہر کی عزت میں فرق نہ آئے اور ان سے دوا علاج بھی ممکن ہو جائے۔ حکیم صاحب نے ہنستے ہوئے ایک دوا کا پیکٹ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگے یہ دوا 50,000 روپے کی ہے۔ ویسے تو میں یہ لاکھوں میں فروخت کرتا ہوں، لیکن تم شہزاد کی بیوی ہو، اسی لیے میں تمہیں یہ دوا سستے میں دے دوں گا، تم سے کوئی منافع نہیں لوں گا۔ 50,000 کا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی سی دوا کے اتنے زیادہ پیسے؟ میں نے کہا اتنے پیسے تو میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، جب تم دوبارہ آؤ گی تب لے آنا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے پیسے چکا دو گی، اور پھر اچھا ہوگا کہ تمہارے بھائی کو بھی جب اس دوا سے فرق پڑ جائے گا اور وہ باپ بن جائے گا تب تم مجھے پیسے لا کر دے دینا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس دوا میں کتنی طاقت ہے۔ پیسوں کی فکر چھوڑ دو، بعد میں دے دینا، اس کی پریشانی مت لو۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور خاموشی سے دوا لے کر واپس اپنے شہر چلی آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے کیپسول تھے، مجھے وہ شہزاد کو ہر رات دودھ کے ساتھ ایک کیپسول کھلانا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر شہزاد کو وہ کیپسول کھلانے شروع کر دیے کہ یہ طاقت کی کیپسول ہیں اور میں ڈاکٹر سے لکھوا کر لائی ہوں۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی بچے کی خواہش رکھتے تھے۔ کیپسول کھاتے ہوئے دوسرا ہی مہینہ تھا کہ میں حاملہ ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی بہت خوش تھا۔ میری ساس بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، میری ماں کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ کہنے لگی میری بیٹی تیری قسمت بہت اچھی ہے جو تجھے اتنا اچھا شوہر اور سسرال ملا ہے، اب تو ماں بن جائے گی تو اس گھر میں تیرے قدم اور مضبوط ہو جائیں گے، تو راج کرے گی ساری زندگی یہاں پر۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 مہینے گزر گئے اور میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ میں دل ہی دل میں حکیم صاحب کی شکر گزار تھی، جنہیں اب تک میں نے پیسے ادا بھی نہیں کیے تھے۔ میں اور اپنی گود میں اولاد بھی لیے بیٹھی تھی۔ کچھ وقت گزرا اور میرے شوہر پھر شیخو پورہ جانے لگے، تو اس دفعہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی اور 50,000 روپے بھی رکھ لیے۔ اتنے پیسے میرے پاس آرام سے ہوتے تھے، کیونکہ میرے شوہر مجھے روزانہ کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ میں انہیں پیسوں میں سے رقم بچا لیا کرتی تھی۔ اب کی بار بچے کا سن کر حکیم صاحب نے خود مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور خاموشی سے ان کے پیسے ان کے حوالے کیے۔ کافی دیر میں ان سے باتیں کرتی رہی اور پورے پوچھا کہ آپ ان گدھوں سے کس طرح دوائی تیار کرتے ہیں جو اتنی بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ڈاکٹر 1000 طرح کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کئی طرح کی دوائیاں ٹرائی کرتے ہیں، تب بھی چاکر افاقہ نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ گدھے کی کھال میں ایک بہت اہم قسم کا پروٹین پایا جاتا ہے جسے ایگریو کہتے ہیں۔ یہ پروٹین اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی انسانی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پاس کوئی بھی مریض آئے تو میں یہ ایگریو سے ہی بھرا کیپسول سے ضرور دیتا ہوں۔ اس کیپسول کو بنانے کے پیچھے کافی لاگت آتی ہے اور پھر گدھے بھی خریدنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ گدھے کی کھال سے ملنے والا یہ پروٹین ایسی ایسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ گدھوں کو گھر میں پالنا شروع کر دیں۔ اس سے نہ صرف مردانہ کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ جلد اور کھال کی بھی بہت سی بیماریاں فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی عمر سے زیادہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح گدھی کا دودھ پلانے سے سانس کی نالی کھلتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم پاکستانی لوگوں نے ایسے سارے دیسی ٹوٹکے اور دیسی کام چھوڑ کر انگریزوں کی دوائیوں کو اپنا لیا ہے، جبکہ انگریز اب ہمارے دیسی ٹوٹکوں کو استعمال کرتے ہیں۔ چائنا خود پاکستان سے گدھوں کو خرید کر ان کے ذریعے اپنی بہت بڑی انڈسٹری چلا رہا ہے، جس میں وہ نہ صرف گدھوں کی کھال سے پروٹین حاصل کر کے دوائیاں تیار کرتا ہے بلکہ کاسمیٹک بھی بناتا ہے، اور گدھے کے گوشت سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور گدھی کے دودھ سے بھی سانس کے مریضوں کو وہاں بہت مؤثر طور پر علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے ملک میں گدھے جیسے جانور کے اتنے زیادہ مقدار میں ہونے کے باوجود بھی اس کے فائدوں سے محروم ہیں۔ حکیم صاحب کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تھا۔ جہاں گدھا سواری کے کام آتا تھا وہیں اس کے جسم کے اندر اتنی خوبیاں اور افادیت موجود تھی کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو وہ واقعی اس کا استعمال شروع کر دے۔ کافی دیر حکیم صاحب کے ساتھ گزار کر جب میں واپس لوٹی تو میرا دل مطمئن تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا کام کر رہا تھا۔ پہلے مجھے اس کے اس کام پر شرمندگی ہوتی تھی، لیکن اب میرا خیال تھا کہ اس کے اس کام کی وجہ سے بہت سے بیمار لوگوں کو شفا بھی مل رہی تھی۔ آج میرا بیٹا میری گود میں ہے، میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا شوہر اب بھی گدھے کا فارم چلا رہا ہے، وہی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، اور مجھے اب اپنے شوہر کے کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ کام تو خدمت خلق جیسا ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی لانے کا سبب بن رہا ہے۔